हेलो दोस्तों, अध्यापक स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक नया लेक्चर लेके आए हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस के श्रृंखला का। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों तक हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, मेरे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। बट रेस्ट अश्योर कि इसके आगे से आपको रेगुलरली वीडियोस हर सैटरडे को मिलते रहेंगे। इसके साथ ही हम लोग यूपीएससी के भी कुछ वीडियोस अभी धीरे धीरे डालना शुरू कर रहे हैं। तो ये माफ़ी मांगते हुए और अनाउंसमेंट करते हुए हम लोग आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राज्य चिन्ह और राजधानी रायपुर। तो ये सभी टॉपिक हम लोग 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और अगले लेक्चर में इसमें से जो बचे हुए टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी स्टेट जो होता है उसके कुछ सिंबल्स होते हैं। तो उसमें से जो छत्तीसगढ़ का सिंबल है उसको हम लोग एम्ब्लेम कहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का सिंबल है और इसके आजू बाजू अभी तक तो कोई क्वेश्चन ऐसे खास आया नहीं है। पर अगर आप किसी स्टेट का स्टडी कर रहे हो तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सिंबल के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सिंबल के बारे में आप एक बार इसको देख लो और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग इसको उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो जैसे कि आपने ये सिंबल देख लिया है, ये सिंबल 4 सितंबर 2001 को मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित और स्वीकृत किया गया था। तो जैसे स्टेट बना तो उसके बाद जो बेसिक चीज़ें होती है स्टेट की, तो उसमें से एक है सिंबल। कुछ स्टेट का तो अपना स्टेट का फ्लैग भी होता है, जैसे कि कर्नाटका का फ्लैग है। तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई स्टेट का ऑफिशियल फ्लैग तो नहीं है, पर छत्तीसगढ़ का ये सिंबल है जो कि आपकी कोई भी ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर ये मुहर लगी होगी, आपको दिखाई देगी। तो ये सिंबल का क्या इम्पोर्टेंस है? तो ये राज्य की विरासत, अपार संपदा और इस राज्य के अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। तो बेसिकली सिंबल यही होता है कि जिससे आपका स्टेट, उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपका कल्चर, आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ। तो वही सिंबल का मतलब होता है। तो उसी के हिसाब से कोई भी देश, कोई भी स्टेट अपने सिंबल्स तैयार करता है या उसके अनुसार वो सिंबल्स होते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सिंबल के बारे में आप ये देख सकते हो कि ये छत्तीसगढ़ का सिंबल है। यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़, तो हम लोगों ने इसके पहले भी पिछले लेक्चर्स में देखा है। तो ये छत्तीसगढ़ों का जो सिंबल से ये दिया गया है कि उसका निशानी है कि छत्तीसगढ़ है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि धान का जो सिंबल है और ये छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, यहाँ पे बिजली का ही है। तो उसकी क्या मीनिंग है हम लोग आगे वाले स्लाइड में उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए कि ये वृत्ताकार परिधि राज्य के विकास की निरंतर दर्शाती संभावना है। तो ये वृत्ताकार जो परिधि आपको दिखाई दे रही है, ये राज्य की निरंतर विकास की संभावनाओं को दिखाती है। और इससे ये दिखता है कि हम लोगों को हमेशा इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल हर चीज़ में, हर प्रोस्पेक्ट में डेवलप होना है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बाहर के जो 36 ये किलो का जो ये दिखाई दे रहा है, तो ये 36 किलो, क्योंकि जैसे कि एक
हम लोगों ने देखा कि 36 अलग अलग किलो के हिसाब से, जो कि एक आख्यायिका बोल सकते हैं, उसका हिस्टोरिकल कोई इतना एविडेंस नहीं है क्लैरिटी के साथ, पर हम लोगों को 36 नाम पता है किलो के, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये थे। तो उनके नाम भी मैंने इसके पहले दिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से ये 36 किले इसको निर्देशित करते हैं। किलो का जो हरा रंग यहाँ पे आप देखोगे कि किलो का रंग हरा है, तो हरा बेसिकली समृद्धि, वन संपदा और नेचुरल ब्यूटी का सिंबल होता है। तो इसके लिए उसको हरा रंग दिया गया है। उसके बाद आप अगर अंदर देखोगे तो अंदर आपको क्या दिखता है, ये धान की बालियाँ दिखती है ना। तो ये धान की बालियाँ, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो ऑब्वियसली ये उसी को सिंबलाइज़ करता है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज़ मेन स्टे, तो वो भी यहाँ से सिंबलाइज होता है कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि इंडियाज़ कल्चर इज़ एग्रीकल्चर, तो वही यहाँ पे सिंबलाइज करा गया है। तो ये दिया गया है। उसके साथ ही ये इससे यही भी प्रतीत होता है कि ये अपने खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को भी प्रतीत करता है। तो देखिए, अभी सिंबल की बात है, सिंबल्स क्या होता है कि हर कोई अपनी तरीके से उसका मीनिंग निकाल सकता है, पर बेसिकली मोटे मोटे तौर पे कोई भी ऑफिशियल स्टेट होता है, नेशन होता है, तो उसके मीनिंग बताता है। तो वैसे है, पर बाकी आपको पता है कि इससे एग्रीकल्चर प्रतीत होता है, धान का कटोरा प्रतीत होता है, तो ये सब कुछ है। उसका कलर अगर हम लोग देखें तो येलो कलर का ये बना हुआ है, स्वर्णिम, मतलब स्वर्ण और येलो थोड़ा सा ही है, टिंज है उसको, तो वो है बनाया गया, तो उसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऊर्जा क्षेत्र की सक्षमता और संभावना के हेतु विद्युत संकेत दिए गए हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और छत्तीसगढ़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर थर्मल पावर। तो इससे ये जो सिंबल दिए गए हैं बिजली के, उससे क्या प्रतीत होता है कि ऊर्जा क्षेत्र की सक्षमता को निर्देशित करता है। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर देख पाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये जो नीचे ऊपर की ओर 3 लहराती रेखाएं राज्य के समृद्ध जल संसाधन का प्रतीक है। तो ये जो आपको ये 3 लहराती लाइन्स है, इससे क्या देखा जाए कि जल संसाधनों का प्रतीक है। तो आपको पता ही है, वेरियस रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी छत्तीसगढ़, तो उसका ये यहाँ पे सिंबल दिया गया है। ठीक है, तिरंगे के 3 रंग छत्तीसगढ़ की राष्ट्र के प्रति एकजुटता को दिखाते हैं। तो इसी में अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ से केसरिया, ये ग्रीन और वाइट कलर का जो एक तिरंगा भी बनाया हुआ है, तो जो राष्ट्र के प्रति छत्तीसगढ़ की एकात्मता का प्रतीक है। ठीक है, और बेसिकली मध्य में तो आपको पता ही है कि राष्ट्रीय सारनाथ के 4 सिंह और उसके नीचे सत्यमेव जयते, जो कि इंडिया का नेशनल एम्ब्लम है, उसको यहाँ पे अधोरेखित किया गया है। तो ये बेसिकली आपको पता है कि ये सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही हमेशा जीत होती है, इसका ये मीनिंग है। तो ये बेसिकली इंडियन यूनिटी को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, ये नहीं है कि सबके लिए ये सेम ही हो, बट बेसिकली ऑफिशियल उसका एक मीनिंग होता है, और हम लोगों को वही मीनिंग अंडरस्टूड करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। ये हम लोगों ने देखा राज्य चिन्ह, अभी हम लोग देखेंगे राज्य पशु। तो बहुत सारे स्टेट के अलग अलग राज्य पशु होते हैं, राज्य पशु, राज्य पक्षी होते हैं। तो ये कैसे निर्धारित करा जाता है, उसका वन ऑफ द क्राइटेरिया ये है कि ये जो एनिमल है या फिर बर्ड है, वो अपने राज्य के लिए नेटिव होना चाहिए। उसका एक वर्ड है कि आपके राज्य का नेटिव होना चाहिए, तभी जाके मतलब
बेसिकली वो डिस्टिंक्ट होता है, आप वो उसी रीजन में मिलता है मेजॉरिटी ये, और उसका इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे किसी एनिमल या बर्ड या बटरफ्लाई को भी जैसे स्टेट अपने हिसाब से नामांकित करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में ये है कि जुलाई 2001 को राज्य पशु और पक्षी के हम लोगों ने घोषणा करी थी, और जंगली भैंस ये छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। इसको हम लोग वाइल्ड बफेलो बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम है बाबुलस बाबुलिस। तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए कि इसका साइंटिफिक नाम है बाबुलस बाबुलिस, और हिंदी में इसको अरना कहते हैं। ये जो नर होता है उसको अरना कहते हैं, और जो मादा होती है उसको अरनी कहते हैं। और ये जो एनिमल है वो बेसिकली कहाँ पे मिलता है, तो मुख्यतः नेपाल की जो तराई के पास होने हैं, असम के ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अत्यल्प संख्या में, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मुख्यतः इंद्रावती राष्ट्रीय स्थान और कुट्रू वन क्षेत्र के एवं उदयंती अभयारण्य में मिलता है। तो बेसिकली इसको चरने के लिए जगह चाहिए, और जो तराई का ये होता है या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा पेड़ पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पैमाने में पाए जाते हैं। इंद्रावती रिवर के जो रीजन है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऑब्वियसली ग्रास होगा। तो यहाँ पे ये बहुत पैमाने में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं, पर छत्तीसगढ़ का ये नेशनल एनिमल है, और बहुत जगह पे बाकी पाया नहीं जाता है। तो इसको छत्तीसगढ़ ने एज अ स्टेट एनिमल अडॉप्ट करा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो उसको देखते हैं। तो राज्य पशु के बारे में मैंने यहाँ पे आपको फ़ोटो दिया हुआ है, ताकि आपको इसका फ़र्क समझे। ये नॉर्मल हमारा जो पालतू भैंस होती है उसके जैसा ही आपको दिखेगा, पर बेसिकली उसमें कुछ कुछ फ़र्क होता है। तो वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, इसके ये पार्ट ऑफ लेग्स है वो वाइट होंगे, या का आपका कलर देखिए, जो आगे जाके ये ब्लैक ही हो जाएगा, बट जो इनिशियल फेज़ में ये ब्लैक नहीं होता है। तो हम लोग उसका कुछ डिफरेंसेस है वो देखेंगे, और देखेंगे कि ये कैसे अलग है हमारे नेचुरल जो हम लोगों को डोमेस्टिकेटेड बफेलोज होते हैं उससे। ठीक है, तो शारीरिक संरचना देखेंगे इसका। तो ये विशाल होता है, कंधे पर औसतन 5 फीट, और वज़न इसका अराउंड 1000 किलोग्राम, 900-1000 के आसपास रहता है। और इसके सींग जो है अधिकतम 197.6 सेंटीमीटर तक लंबे दर्ज करे गए हैं। तो मतलब अराउंड 2 मीटर के आसपास ये दर्ज करे गए हैं, 197.6। तो आज तक का जो सबसे बड़े सींग जो रिकॉर्ड करे गए हैं वो इतने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ऑब्वियसली हो सकता है। आज तक का रिकॉर्डेड ये मैक्सिमम है। दिखने में ये पालतू भैंस की तरह ही मिलता जुलता है, पर उससे अधिक भारी होता है। संपूर्ण शरीर इसका काला होता है, और जन्म के समय यह मतलब ये जो उसका छोटा सा बच्चा है लगभग पीला होता है। आप यहाँ पे फ़ोटो में मैंने इसीलिए मेरे फ्रेंड्स के लिए फ़ोटो दिया हुआ है कि ये येलो कलर का थोड़ा थोड़ा दिखता है, वाइटिश येलो कलर का। और घुटने और खुर के मध्य में पैर मटमैला सफ़ेद। तो ये मैं आपको ये भी बोल रहा था कि घुटना और ये खुर के बीच का जो ये है तो मटमैला सफ़ेद कलर का है, जो कि हमारे डोमेस्टिकेटेड बफेलो में नहीं होता है। ठीक है, सींग इसके जो है वो 2 तरह के होते हैं। तो इसको भी मैंने आगे फ़ोटो में दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए इन्फॉर्मेशन देख ले, आगे मैं फ़ोटो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक में यह माथे से ऊपर की ओर अर्धवर्तुलाकार होता है, तो जैसे ये ऐसे अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो अर्धवर्तुलाकार होता है, जिसमें दोनों छोरों को मतलब हॉर्न टिप्स, ये जो टिप्स है के मध्य अंतराल अत्यंत कम होता है, क्योंकि ये अंदर आए होते हैं, ऐसे हाफ सर्कल बना होता है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है वो कम होगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़े होते हैं सिंग। ठीक है,
तो उसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, और जिसमें दोनों छोरों का अंतर अत्यंत कम है, और दूसरे में यह माथे से बाहर की ओर लगभग समांतर। तो दूसरे में क्या होता है कि ऐसे ऐसे सींग पाए जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि ये अंदर ऐसे मुड़े हुए नहीं है, तो इसके लिए वो जो डिस्टेंस है उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो और ये इसका जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ होता है। ये दूसरे टाइप के सिंग होते हैं और समांतर होते हैं एक दूसरे को, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये समांतर होते हैं और घुमाव थोड़ा ऊपर की ओर होता है, तो ऊपर की ओर वो जनरल रहते हैं। और इसमें और एक बात ये है कि ये दोनों तरीके के, मतलब हम लोगों ने जो अभी देखे सिंग के अनुसार इनका जो डिस्टिंक्शन है, तो एक ही झुंड में ये दोनों तरीके के हम लोगों को जो उनके सब टाइप है वो दिख सकते हैं। तो बेसिकली ये अलग अलग तो हमें दिखते हैं, बट बेसिकली वो एक ही झुंड में, हर्ड में हो सकते हैं। तो वो ध्यान में रखने की बात है। तो हमको ऐसा लग सकता है कि वो अलग दिखते हैं तो एक साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, एक ही झुंड में रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये दोनों के फ़ोटो दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, जो मैंने बोला था ये सेमी सर्कल है ना, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कम है, क्योंकि ये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं सिंग। यहाँ पे देखिए कि ये अंदर की तरफ इतने मुड़े नहीं हैं, बाहर की तरफ है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा है, अगर आप इन दोनों में से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि अगर ये अंदर की तरफ मुड़े होते तो इसका भी डिस्टेंस कम होता, बट ये अंदर की तरफ मुड़े नहीं होते। यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है कि दो उनका ये ऐसा डिफरेंस है, फिर भी वो एक ही हार्ड में, एक ही समूह में पाए जाते हैं एक साथ, मतलब बेसिकली वो रह सकते हैं। अगर मतलब वो दिखने में अगर डिफरेंस है तो भी फिर भी वो एक ही इसमें पाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, इसी के बारे में हम लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो जैसे कि इसका आवास के बारे में क्या है कि लंबे घास युक्त, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इसको चरने के लिए घास चाहिए, तो लंबे घास युक्त दलदली एवं जलयुक्त स्थलों में। तो जैसे कि हम लोग ऊपर भी देख रहे थे कि तराई का जो रीजन होता है, तो तराइन क्या होता है कि जैसे हिमालय से रिवर जोर से बहती आती है, तो ये यहाँ पे वो ऊपर से पहाड़ होता है, तो पहाड़ से बहती आती है रिवर। यहाँ पे नीचे आने पर क्या होता है कि उसके साथ बहुत मिट्टी ये सब कुछ लेके आती है, तो यहाँ पे ये सब कुछ स्टोर हो जाता है, और जो पानी है यहाँ पे एकदम से सभी डिपॉजिट करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दलदल जैसा ये बन जाता है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पत्ते उग जाते हैं। तो ये तराइन तो वही है, दलदली एवं जल क्षेत्र, इसी को तराइन बोलते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, या फिर रिवर होता है तो उसके मैदानों में रहते हैं। तो जिनके किनारे लंबी घास उपलब्ध हो, लेटने के लिए कीचड़ एवं रेंगने के लिए पानी की उपलब्धता हो, जैसे कि भैंसों को पसंद होता है, और भोजन के बाद इनकी प्रथम आवश्यकता, ये सब कुछ है। तो इस ऐसे ही मतलब एरिया में वो रहते हैं। किंतु कठोर मैदानी क्षेत्र जिसके पास में फैलाव के साथ वृक्ष भी हो एवं वर्ष भर बहने वाले नाले नदियाँ संपूर्ण क्षेत्र में फैले हो, ऐसे क्षेत्र प्रदेश में अत्यंत कम होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उनको जो मतलब कीचड़ चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ पे उसमें लेटना होता है, तो वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे कम होंगे, तो ऐसे क्षेत्र में वो मिलेंगे, पर उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इनका कुछ प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये खेतों में घुस जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खेतों को नुकसान होता है, तो फार्मर्स का एक तरीके से नुकसान होता है। तो फार्मर्स थोड़े से इन पर, कोई भी मतलब जंगली जानवर होता है उस पर गुस्सा ही रहते हैं फार्मर, जैसे कि बाघ भी होगा तो वो भी मवेशियों को खाएगा, तो इससे थोड़े से फार्मर्स गुस्सा रहते हैं जो वाइल्ड एनिमल से। वैसा ही इसका सेम है। और जो भोजन का है तो ये शाकाहारी होता है, घास प्रमुख आहार होता है, जैसे कि बफेलो हमको पता ही है।
तो सेम उसी के कैटेगरी से आता है, तो ऑब्वियसली ये घास ही खाता है, कुछ ज़्यादा अलग उसका ये नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके प्रजनन के बारे में ये है कि सामान्यतः वर्ष के अंत में प्रजनन होता है और मार्च से मई के मध्य में युवा मतलब बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये उनका ये है मार्च और मई के बीच में। इनके शत्रु कौन है? तो यद्यपि ये शांत प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु उन पर अगर अचानक से हमला हो जाए तो कोई भी एनिमल रिएक्ट करेगा, तो ऐसे ही ये भी रिएक्ट करते हैं। इनके सबसे प्रमुख मतलब शत्रुओं में से एक तो ऑब्वियसली ह्यूमन है। आपको जो भी पता होगा कि एक बार वो एक फ़ोटो दिखाया जाता है, एक शार्क होता है और एक ह्यूमन होता है ओशन में, और बोलते हैं कि शार्क वन ऑफ दी डेंजरस एनिमल के साथ। तो ऑब्वियसली ह्यूमन सबसे बड़ा शत्रु है बाकी सभी एनिमल्स का। तो ऐसे ही ह्यूमन है क्योंकि शिकार करा जाता है इनका अलग अलग चीज़ों के लिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये इतने पावरफुल होते हैं कि एक आधा शक्तिशाली भैंसा शेर को भी भगा सकता है, तो इतना उनमें पावर होता है। पर ऑब्वियसली ह्यूमन उनसे भी पावरफुल है, तो सबसे बड़ा उनका एनिमी ह्यूमन ही है। इनके बीच में एक बीमारी पाई जाती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है रिंडरपेस्ट। एक बीमारी है, तो ये इनमें पाई जाती है और इससे उनको बहुत खतरा होता है। तो इस बीमारी का नाम ध्यान में रखो, ये शायद पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे हम लोग उसी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि संरक्षण के बारे में क्या करा गया है। तो एक चीज़ करी जा सकती है कि उनको दूसरे क्षेत्रों में छोड़ा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी चीताज़ लाए हैं हम लोगों ने, तो किनो नेशनल पार्क में छोड़े हैं। किनो नेशनल पार्क ये एमपी में है। ठीक है, और ऐसा बोला जा रहा था कुछ सालों से कि जो हमारे एशियाटिक टाइगर है, सॉरी लायन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, तो इनको भी किनो में छोड़ने का थोड़ा सा प्रावधान था, पर वो किसी वजह से अभी तक हुआ नहीं। पर आपको मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ध्यान में रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एक ही जगह पे उसको क्यों ना रखें, क्योंकि कोई बीमारी आ जाएगी तो पूरा के पूरे वो ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। तो उससे बचा जाए तो इससे क्या होता है, ज्योग्राफिकली आप उनको शिफ्ट कर देते हो कि एक जगह पे अगर कुछ बीमारी आ जाए तो कहीं दूसरी जगह पे तो वो रहे, नहीं तो एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म होने का खतरा होता है पूरा, फिर वो मतलब वो जीव ही पूरी पृथ्वी से चला जाता है। ठीक है, तो वो ऐसी मतलब एक्सट्रीम चीज़ों से बचने के लिए उनको आप दूसरे क्षेत्रों में जाकर छोड़ा जा सकता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि हम लोगों के यहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह के प्रोविज़न है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है जंगलों का, कि यहाँ पे आप लीगली प्रोटेक्ट करते हो एनिमल्स को। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार ये बनाई गई है। बट उसके मतलब अलावा भी कि लोगों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि ये बेसिकली इन्वायरमेंट को हेल्प ही करते हैं, तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अवेयरनेस नहीं फैलाओगे तब तक ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। ये वन ऑफ दी बिगेस्ट इशू है और इससे फिर नुकसान हमारा होता है, इन्वायरमेंट का होता है, अल्टीमेटली इन्वायरमेंट का होता है, तो हम सबका बायोडाइवर्सिटी का होता है और बेसिकली हम ही अफेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जब मतलब इनको ऐसे छोड़ना है तो इनको एक तो आपको निचेष्ट करना पड़ेगा, और ये निचेष्ट कर इनके स्थानांतरण की विधि प्रस्तुत कर दी है, जिसमें एटोरफिन, हाइड्रोक्लोराइड एवं एसीपी की उचित मात्रा देना ज़रूरी है। तो ये दोनों जो ये है, तो इससे क्या हो जाता है कि उनको आप ट्रैंकुलाइज कर लेते हो, तो निचेष्ट कर लेते हो मतलब, और इनको एक जगह से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हो। आपको पता है कि आपने देखा भी होगा, जैसे कुछ चीता और बाकी वाइल्ड एनिमल्स अगर
ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाए तो उनको दूर से बंदूक से इनचेस्ट करने का इंजेक्शन दिया जाता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, एट्रोफिन हाइड्रोक्लोराइड एंड ACP, तो ये दोनों केमिकल्स के नाम हैं। इसको ध्यान में रखो, इस पे शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जो भैंसे हैं उसकी नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है। ठीक है, तो मतलब सबसे प्योर है ये जो हम भैंसे देखते हैं। ये इसके पहले पूरे मतलब प्रदेश में मिलते थे। तो हर्ष करके एक राजा हुआ था जो कि मतलब 7th सेंचुरी AD में हुए थे और मतलब बहुत पावरफुल नॉर्थ इंडिया में राजा हुए थे। तो उनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है। हर्षचरित्र एक बुक है, उन्होंने वो हर्षा का ये करते हैं और उसमें लिखते हैं कि कैसे हर्षा डिफरेंट राजाओं से लड़ते हैं और कैसे उन पे विजय पाते हैं। बेसिकली ये बहुत कंटेस्टेड है क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखते हैं उसी के डिफरेंट क्लेम्स दूसरे जगह पे मिलते हैं। तो बेसिकली उसमें ना मतलब अभी नहीं जाएंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। जैसे कि एक शशांक करके राजा था बंगाल रीजन का। तो ये बाण भट्ट लिखते हैं कि उसको हराने के लिए हर्ष ने बहुत बड़ी तैयारी करी, क्योंकि हर्ष के जो भाई थे उसको मारा था शशांक ने। तो पर ये नहीं लिखते कि आगे जाके युद्ध में क्या हुआ। तो बेसिकली शशांक को कभी हरा नहीं पाए हर्ष, तो लिखते ही नहीं है। या फिर नीचे सदन में जो स्टेट थे उनके साथ वो वॉर हार गए थे, पर बाण भट्ट झूठ बोलते हैं कि वो जीते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो हम लोग उसके निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाएंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है कि बाण भट्ट ने क्या लिखा है कि विद्यावती से दंडकारण्य के अर्थात बांधवगढ़ से बस्तर तक के क्षेत्र में विशद वर्णन अपने ग्रंथ कादम्बरी में किया है। तो वो बोलते हैं कि ऐसे यहाँ पे ये भैंसे मिलते हैं। उनमें वन भैंसों के लिए सदा सन्निहित मृत्यु भीषण महिष का संदर्भालेख भी है। तो ये सन्निहित मृत्यु भीषण महिष का संदर्भालेख है। तो यह यमराज के वाहन अर्थात साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया जाता है, जताते हुए बाण भट्ट ने उक्त क्षेत्र में इसकी प्रचुरता के पाए जाने का वर्णन किया है। तो बाण भट्ट लिखते हैं कि ये बस्तर और बांधवगढ़ के बीच में जो रीजन है वहाँ पे ये मतलब पाए जाते हैं। उसके बाद 20th सेंचुरी में आरंभ में अमरकंटक से लेकर दंडकारण्य तक के क्षेत्र में पाए जाते थे। तो तब के जो बेसिकली ब्रिटिश क्रॉनिकल्स हैं, मतलब ब्रिटिशर ने जो लिखे हुए जो रिकॉर्ड्स हैं उनके, उसकी पुष्टि कहाँ से होती है, कैप्टन फोर्सिथ जो 1858 में और JW बेस्ट 1925 के संस्मरण के लेखों में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये पाए जाते थे। ऑब्वियसली ये पाए जाएंगे तभी तो आज तक ये है, पर बेसिकली हमको इनके नाम ध्यान में रखने हैं कि इन लोगों ने इसके बारे में बोला है। बाण भट्ट के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे अलग कॉन्टेक्स्ट में, बट आप अभी इतना ध्यान में रखिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, तो एक पुलकेशिन सेकंड को ये बाण भट्ट बोलते हैं कि हर्षा ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। पर पुलकेशिन सेकंड का जो रॉक एडिक्ट है, मतलब रॉक पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी, उसमें पुलकेशिन ने ये बताया है कि बेसिकली उन्होंने हराया था हर्ष को, और जो बाकी के जो एविडेंसेस है उस ज़माने के वो यही इंडिकेट करते हैं कि हर्षा को डिफीट करा गया था। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। तो अभी तो बस आप इतना ध्यान में रखो कि बाण भट्ट ने बोला था कि इस रीजन में भैंसे मिलते हैं, तो बस हमको भैंसों पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है अभी। तो आगे देखते हैं कि फोर्सिथ ने बिलासपुर के वनों में इनके अनेक झुंड देखे थे, किंतु पिछली सदी के आरंभ के दशकों में बिलासपुर और रायगढ़ के वनों से सिमटकर वह बस्तर तक सीमित हो गए। तो बिलासपुर और रायगढ़ में भी ये पाए जाते थे, पर अब ये सिर्फ बस्तर के सीमा तक सीमित रह गए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला इनका शिकार और ये सब कुछ होता है। तो पुराने ज़माने के राजा तो
मौज मस्ती के लिए ही इनका शिकार कर देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेसिकली आज का हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले इसमें हम लोग देखेंगे राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और कैपिटल। तो ये 3 चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू आपने सुनने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, और आपका प्यार देते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।